गुड इवनिंग फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक विज्ञान लेक्चर फर्स्ट। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है जो भी सजीव होते हैं, जो भी जीवित प्राणी होते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है जिससे वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर सकें, क्योंकि उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है इन क्रियाओं को करने के लिए। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधे जो होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य और सभी प्रकार के जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते, इसलिए उन्हें परपोषी भी कहा जाता है। परपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं से निर्माण नहीं कर पाते और दूसरे स्रोतों पर आश्रित होते हैं। सभी सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। सजीव जो भी भोजन लेते हैं उनसे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे पाचन उत्सर्जन आदि में इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य अपना भोजन पौधे एवं जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं। मनुष्य जो होता है वो अपना भोजन पौधे से किसी न किसी रूप में और जंतु से किसी न किसी रूप में प्राप्त करता है। भारत एक विशाल देश है। विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। भारत एक विशाल देश है। विश्व के कोई भी देश हो जहाँ जनसंख्या है और बृहद मात्रा में लोग रहते हैं, वहाँ पे भोजन की कमी ना हो, इसलिए वहाँ नियमित उत्पादन, फसल का उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तभी देश के सभी व्यक्ति को भोजन पर्याप्त रूप में मिल पाएगा। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, उन्हें खानाबदोश कहा जाता था। कहने का मतलब है 10,000 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 10,000 वर्ष पहले तक मनुष्य घुमंतु था, उन्हें खानाबदोश कहते हैं। खानाबदोश मतलब वो खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटका करते थे। वह कच्चे फल एवं मांस खाते थे। वे कच्चे फल, कंदमूल खाते थे और बाद में उन्होंने मांस खाना शुरू किया, क्योंकि शिकार बाद में करना शुरू किए। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें। बाद में वह धीरे धीरे चावल, गेहूं को सबसे पहले फसलों के रूप में उपजाया, फिर उसके बाद अन्य फसल उगाएं। इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे कृषि का आरंभ हुआ मानव जीवन में। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसल तभी कहेंगे जब एक ही स्थान विशेष पर बड़े पैमाने पर पौधे की किस्म, एक ही प्रकार के पौधे की किस्म उगाए जाएंगे। जैसे अगर कहा जाए कि गेहूं का फसल, मतलब सभी पौधे गेहूं के ही होंगे। फसल में सब्जी, फल, अन्न, यहाँ अन्न होगा, अन्न की फसल हो सकती है। तो फसल किसी के भी हो सकते हैं, सब्जी की फसल भी हो सकते हैं, फल के भी फसल हो सकते हैं और अन्न भी हो सकता है। भारत में ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न हैं। भारत जैसे विशाल देश में ताप, आर्द्रता और वर्षा हर स्थान का अलग अलग है, इसलिए स्थान विशेष पर अलग अलग प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। इस विविधता के बावजूद फसलों को मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। तो फसलों को भारत में दो वर्गों में बांटा गया है, पहला खरीफ और दूसरा रबी।
खरीफ फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। उदाहरण के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। तो वे फसल खरीफ फसल कहे जाते हैं जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और भारत में जो वर्षा ऋतु होता है सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। उदाहरण के लिए खरीफ फसल में लेंगे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। रबी फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से मार्च तक होता है। उदाहरण के लिए गेहूं, सरसों, मटर, अलसी इत्यादि। तो रबी फसल वो फसल होते हैं जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है और भारत में शीत ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से मार्च तक होता है। और रबी फसल की बात करें तो गेहूं, सरसों, मटर, अलसी इत्यादि रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। कई स्थान पे जो दाल के प्रकार होते हैं और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।